हाय गाइस, आज का टॉप 10 डेली स्टार्ट करते हैं। अगस्त 18 आज हम टॉप 10 करेंगे अगस्त 18 का। आज द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। द हिंदू में जो मोस्टली न्यूज़ है वो कवर हो जाता है। पीआईबी का भी जो पीआईबी में न्यूज़ होते हैं वो द हिंदू कवर कर ही लेता है, इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं। तो देखते हैं आज का टॉप 10 क्या है। आज का टॉप 10 है पहला चंद्रयान। चंद्रयान 3 चंद्रयान इवोल्यूशन में है। चंद्रयान का जो प्रोपल्सन है, लैंडर मॉड्यूल से, वो सेपरेट हुआ है, तो उसके बारे में जानेंगे। संचार साथी पोर्टल जो मई में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर के ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, उसके बारे में जानेंगे। मनरेगा में ड्रोन से मॉनिटरिंग की बात की गई है, उसके बारे में। जो नाइजर में मिलिट्री कूप है, जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसको गवर्नमेंट कैसे इवैक्यूएट करेगी, उनके बारे में। 7 वोल्केनिक समिट है, एक ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसको देख लेंगे। प्रोजेक्ट 17A के अंडर ये वारसिप विंदग्रीप बनाया गया है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। सिल्ड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एनडीएमसी के अंदर है, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जीएस पेपर 3 उसका पार्ट है, इसको समझ लेंगे। फ्लड ऐप, फ्लड फोरकास्ट ऐप सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में समझेंगे। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक डील हुआ है एरो 3 डिफेंस सिस्टम को लेके, उसको इजराइल और यूएस के बीच में, पैलेस्टीन नहीं। प्लेटलेट्स कैसे हेल्पफुल है अल्जाइमर के जॉब के लिए, अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके बारे में समझेंगे। तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है चंद्रयान प्रोपल्सन। चंद्रयान प्रोपल्सन लैंडर मॉड्यूल सेपरेट। तो आफ्टर 34 डेज जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो चंद्रयान के 3 पार्ट है, एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड रोवर। जो लैंडर है उसका कैपेबिलिटी क्या है कि वो सॉफ्ट लैंड करा सकता है स्पेसिफाइड लूनर साइट पे, और वहाँ पे रोवर को डिप्लॉय करता है, यानी प्रज्ञान को। रोवर पेलोड का नाम है जो है प्रज्ञान है, और लैंडर का विक्रम है, यानी विक्रम जो है वो प्रज्ञान को सॉफ्ट लैंडिंग करा के वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है। रोवर का काम क्या है, वो केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर के सरफेस का, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोबिलिटी, जितने दिन वो रहने वाला है। उसके बाद जो लैंडर है उसकी बात करें तो लैंडर जो एक्सपेरिमेंट है वो लैंडर पेलोड्स करेगा उस पर। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो साइंटिफिक पेलोड है। ये सब इतना कुछ डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पेलोड्स यूज़ हुए हैं उसके बारे में, एक सेप यूज़ हुआ है, स्पेक्ट्रो पॉलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड, इसके बारे में। तो पेलोड्स जो इसरो के पेलोड्स हैं वो लगभग 6-7 हैं। रंभा LP है, CHASTE है, ये इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। फिर APXS है, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर LIBS है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये है। फिर सेप इसमें यूज़ किया गया है, तो सेप जो स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये है। तो हमें क्या इम्पॉर्टेंट रखना है कि जो चंद्रयान 3 है वो थर्ड, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है, क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट जो है वो फेल हो गया था, तो थर्ड अटैम्प्ट है, सेकेंड फेल हो गया था। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, ये है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 2 में जो लैंडर यूज़ हुआ था उसका नाम था, चंद्रयान 3 में जो लैंडर यूज़ हुआ था उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर यूज़ हुआ था उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये सेम है चंद्रयान 3 के लिए भी। 2 में ये लैंडर और ये रोवर यूज हुआ था, हालांकि वो फेल हो गया था, लेकिन सी में भी यही रखा गया, चेंज नहीं किया गया। मिशन क्या है, मिशन है कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो सके लूनर सरफेस पे। वही जो मैंने बताया, रोवर जो है वो मूव करेगा मून पर और उसके केमिकल एनालिसिस को बताएगा। इसमें इसका बैकग्राउंड आपने पढ़ा होगा, इसका एक्सप्लेन जो है इंडियन एक्सप्रेस में का बहुत अच्छा है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके। इसमें जो इसका एक चंद्रयान 3 का जर्नी है वो अप्रॉक्सीमेटली 42 डेज़ का है, ठीक है, यानी अगस्त 23 को ये इसका लूनर डाउन होने वाला है। एंड जो लैंडर और रोवर है उसका जो मिशन लाइफ है अबाउट 14 अर्थ डे है, इन दोनों का 14 अर्थ डे, ठीक है। तो क्योंकि वो सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे, ये आपको याद रखना है। कोई इसके लिए अलग से एनर्जी नहीं यहाँ से भेजा गया कि कोई बैटरी लगा हुआ है उसमें सेल लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट क्या है, तो लैंडिंग साइट है लूनर साउथ पोल। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट है लूनर साउथ पोल, ओके, लूनर साउथ
पोल। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये लैंडिंग साइट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नो मोर बल्क सिम कार्ड एच गवर्नमेंट स्टेप टू कर्ब फ्रॉड। तो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है ये, जो पेपर 3 में आएगा। जीएस पेपर 3 में आता है ये। और ऊपर वाला चंद्रयान तो आपको पता ही है, साइंस डे का टॉपिक है, अचीवमेंट्स इन साइंस ऑफ इंडिया। तो ये पेपर 3 का टॉपिक है। साइबर फ्रॉड को रिड्यूस करने के लिए जो फ्रॉड सिम है, जो एक्वायर्ड कर लेते हैं सिम कार्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये मैंडेट किया है कि रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा सिम डीलर्स का। ठीक है, ये जो मूव लाया गया वो संचार साथी पोर्टल के अंतर्गत लाया गया। अब संचार साथी पोर्टल क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये पोर्टल रिसेंटली मई में लॉन्च किया गया। ये पोर्टल रिसेंटली मई में लॉन्च किया गया है, संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल क्या है ये? तो ये जो पोर्टल है वो इन्हेंस करेगा ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी टेलीकॉम सेक्टर का। ये क्या कर सकता है? तो मोबाइल फ़ोन यूज़र जो है उसके कनेक्शन को चेक कर सकता है कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। वो फ्रॉड जो भी रिपोर्ट किया गया है या अनरिक्वायर्ड कनेक्शन है उसको बंद करेगा, ब्लॉक करेगा मोबाइल फ़ोन को अगर वो स्टोलन है या लॉस्ट हो चुका है। IMEI के जेन्युइननेस को चेक करेगा कि वो जो है जिन्होंने बाई किया है उन्हीं का है या फिर किसी का लॉस्ट हो गया उनके पास है, स्टोलन है। इसका 3 रिफॉर्म इसमें किया गया है। पहला है CEIR। CEIR क्या है? तो CEIR है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसका काम क्या है? तो ये ट्रैक करता है, ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करता है जो लॉस्ट और स्टोलन फ़ोन है जिसके बारे में आपने रिपोर्ट दायर की है। दूसरा है नो योर मोबाइल कनेक्शंस। अपने मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानिए कि आपका मोबाइल कनेक्शन कितने अदर नंबर पे एक्टिव है या कितने अदर आपके आइडेंटिटी पे एक्टिव है, आप उसको बंद कर सकते हैं। तीसरा है ASTR। तीसरा रिफॉर्म इसमें किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन पावर सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। ये है तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल कनेक्शन को एनालाइज करता है। इसमें IMEI बेस्ड फ़ोन थेफ्ट इंफॉर्मेशन जो फीचर्स है इसमें साथ में ब्लॉक भी करता है कोई नंबर एक पर्टिकुलर IMEI या जो ट्रैक कर रहे हैं स्टोलन मोबाइल डिवाइस उससे रिलेटेड है, यानी आपके मोबाइल नंबर के साथ कोई और है या फिर जो स्टोलन है उसके साथ है तो उसको ट्रैक कर देगा। यानी एक स्टोलन हो गया, लॉस्ट हो गया और उस IMEI नंबर पे वो यूज़ हो रहा है अभी भी, तो उसको वो ब्लॉक कर सकता है। तो ये संचार पोर्टल है, साइबर सिक्योरिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है ड्रोन। अगर हम बात करें कि ड्रोन के बारे में कि ड्रोन से मॉनिटरिंग करना है किसका, तो ड्रोन से मॉनिटरिंग करना है वर्क प्रोग्रेस जो मनरेगा में चल रहा है। तो सर्विलेंस को इंक्रीज़ करने के लिए जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, उन्होंने ड्रोन को अलाउ किया कि ड्रोन जो है उसको मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस को और क्वालिटी ऑफ एसेट। ऐसा क्यों? तो बहुत सारा ऐसा केस आया जिसमें देखा गया कि वो मशीन यूज़ कर रहे हैं वर्कर के जगह पे, ठीक है, वो ट्रैक्टर यूज़ कर ले रहे हैं खुदाई के लिए या JCB यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से ड्रोन क्या हेल्प करेगा, तो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, एविडेंस देगा। 4 तरह का इसमें ड्रोन विल बी यूज फॉर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग: सर्वेइंग द ऑनगोइंग वर्क्स, इंस्पेक्टिंग द कंप्लीटेड वर्क्स, इम्पैक्ट असेसमेंट, स्पेशल इंस्पेक्शन इन केस ऑफ कंप्लेंट्स। ये 4 तरह का यानी 4 टाइप ऑफ जो मॉनिटरिंग है वो करेगा। यहाँ पे सीधा ये लिखा हुआ है 4 टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मनरेगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मनरेगा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक मनरेगा। सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब सीकर होना चाहिए और 18 ईयर्स प्लस एज होना चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मस्ट बी ए पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, यानी एप्लीकेंट जो है, जो एप्लीकेशन आएगा वो लोकल ग्राम पंचायत का होना ही चाहिए, यानी उसमें है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी। एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर के लिए वॉलंटियर होना चाहिए। तो उसके विदिन 100 डेज़ का इसमें जो है वो गारंटी वर्क मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। मनरेगा जो है फोकस करता है इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट वुमेन के। सोशल ऑडिट भी मनरेगा के एक्ट में मैंडेटरी है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। जो ग्राम सभा होता है वो प्रिंसिपल, जो ग्राम सभा है वो इसमें एक यही इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम सभा प्रिंसिपल फोरम है,
किसके लिए? वेज सीकर के लिए, टू रेज देयर वॉइसेस एंड उसके डिमांड के लिए। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत अप्रूव करता है सेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर मनरेगा और उसके प्रायोरिटी को फिक्स करता है। तो नोडल अथॉरिटी कौन है? ग्राम सभा है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड इन नाइजर। नाइजीरिया में रिसेंटली क्या हुआ? इसमें सीधा सा आप देखिए कि अ ग्रुप ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग केरलाइट्स who were stranded in Niamey, the capital of Niger, took the risk of crossing the country border by road after their repeated pleas for evacuation from the Sahel region। ये है साहिल रीजन। साहिल रीजन में 10 कंट्रीज आती है। एक तो मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गियाना बिसाऊ, माली, नाइजर, छाड, सूडान, इरिट्रिया एंड बुर्किना फासो। तो अभी बुर्किना फासो भी न्यूज़ में है, उसको भी कभी न्यूज़ आता है तो उसको कवर करेंगे। तो साहिल रीजन में ये 10 कंट्री आता है। तो एग्जाम में आ जाए साहिल रीजन में कौन कौन सा आता है, क्योंकि न्यूज़ में इंडियंस भी फंसे हुए हैं। हुआ क्या है कि नाइजीरिया के जो मिलिट्री है उन्होंने इंडियंस को स्टॉप कर दिया और उनको बोला कि नियर बाय एज ए रिफ्यूजी आप वहाँ जाके रहें। मोर देन 300 इंडियंस जो है नाइजीरिया में फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसको इवैक्यूएट करने की। नाइजीरिया के साहिल रीजन में जो कि नाइजर, बुर्किना फासो, छाड, माली जो मैंने बताया, इस कंट्री, ये 10 कंट्री का एक रीजन है। वो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, एथनिक टेंशन चल रहा है वहाँ पे, एथनिक प्रॉब्लम की वजह से, जो कि मणिपुर में चल रहा है। ठीक है, तो और गवर्नेंस वीक है, करप्शन है, एथनिक क्लासेस है उनके बीच में, उसकी वजह से। नाइजीरिया लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको याद रखना है। बॉर्डर्ड है, जो नाइजीरिया है ये बॉर्डर्ड है अल्जीरिया, लीबिया, छाड इधर है, और नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली से। ठीक है, 80% जो लैंड है वो सहारा डेजर्ट में, 80% इसका लैंड किस में है? सहारा में, सहारा डेजर्ट में है। लार्जेस्ट कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, रफली ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस, यानी लार्जेस्ट कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है नाइजर, वेस्ट अफ्रीका का। कैपिटल सिटी नियामे है इसका, जो इसमें आपको साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग में आ जाए। नाइजीरिया का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर जाने तो ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, ये पहले एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। नाइजर जो है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी था। क्या था? फ्रेंच कॉलोनी। इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1960 में ये इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो फ्रेंच कॉलोनी 1960 में इंडिपेंडेंस हो गया। वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री में आता है, ऐसा मान सकते हैं। गोल्ड माइनिंग इसमें है, नेचुरल रिसोर्स काफ़ी है। नेचुरल रिसोर्स की बात करें इसमें तो गोल्ड माइनिंग है, तो अदर कंट्री इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबल भी है। एक्सटर्नल कुछ इम्पैक्ट तो रहता ही है, और यूरेनियम भी है। यहाँ पे गोल्ड माइनिंग है और यूरेनियम यहाँ पे मिलता है। तो ये तो आपका न्यूक्लियर वेपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं जो पावरफुल कंट्री है उनका हाथ रहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए। जैसे साउथ अमेरिका बर्बाद हो चुका है इसलिए, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ऑयल है वहाँ पे, अमेज़ॉन है, जंगल है, लैंड है काफ़ी सारा। एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी रही है। तो इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अल पाउजा वुमेन एम्स फॉर न्यू हाई, ये एक न्यूज़ है। एक वुमेन है अल पाउजा की, जो कि एक मिशन पे वो 7 वोल्केनिक समिट्स, जो हाईएस्ट वोल्केनो है, अब ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, जो भी होता है आप समझ जाइए। द हाईएस्ट वोल्केनोज ऑन 7 कंटिनेंट, तो ये 3 कर चुकी है। किलिमंजारो कर चुकी है जो कि तंजानिया में है, दमावंत कर चुकी है जो ईरान में है, और माउंट एल्ब्रस की है रसिया में जो है इसका, और 4 बचा हुआ है। ओजोस डेल सैलाडो अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे है, पिको डी ओरिजाबा मैक्सिको में है, और गिलुवे जो पापुआ न्यू गिना में है, माउंट सिडले अंटार्कटिका में है। तो ये वोल्केनिक 7 समिट क्या है वो हमें जानना है, ये क्या मिशन कर रही है, हमें उसे क्या मतलब। इसमें एक ज्योग्राफी आ रहा है, 7 कॉन्टिनेंट, ओशियानिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, माउंट गिलुवे, फिर ओजोस डे सैलाडो, पिको डी ओरिजाबा ये कर चुकी है, डामावान, किलिमंजारो, एल्ब्रूस, माउंट सिडले, ये 7 हैं। तो एग्ज़ाम में मैच दी फॉलोइंग में आए तो हम इसको कवर कर सकते हैं, या ज्योग्राफी में आए तो कवर कर सकते हैं। ये इसका मैप है, आप देख लीजिए। 7 कंटिनेंट में 7 है सब। यहाँ पे ये रसिया का पार्ट है, आप देखिए।
ये रसिया है, यहाँ पे फिर ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो मैप मैंने डाल दिया इसमें। प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्चेज वारशिप विंध्यगिरी। वारशिप विंध्यगिरी मुर्मू ने लॉन्च किया। विंध्यगिरी जो है वो लास्ट है प्रोजेक्ट 17। अब प्रोजेक्ट 17 क्या है उसके बारे में समझेंगे। और प्रोजेक्ट 17A का लास्ट प्रोजेक्ट 17A अल्फ़ा फ्रिगेट्स बिल्ट बाय द इंडियन नेवी एट द कोलकाता बेस्ड गार्डन शिप। तो मतलब ये विंध्यगिरी वॉरशिप है, इसके बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट 17 जिसके अंदर विंध्यगिरी को बनाया गया, डेवलप किया गया। कंट्रीज़ कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसमें कुछ कुछ कीवर्ड है, आप यूज़ कर लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल। विंध्यगिरी विल ज्वाइन इट्स 2 सिस्टर शिप्स एट आउटफिटिंग जेटसी GRSE, ये सब है। तो इस क्या है ये, इसका नेम है कर्नाटका में। विंध्यगिरी का नाम किसके रखा गया? कर्नाटका में विंध्यगिरी पर्वत है। सिक्स्थ शिप है, सिक्स्थ शिप है किसके अंडर? प्रोजेक्ट 17A। माउंटेन रेंज है विंध्यगिरी कर्नाटका में, उसके नाम पे रखा गया है, सिक्स्थ शिप है। टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है अपने प्रेडिसेसर से। जो प्रेडिसेसर INS विंध्यगिरी था उससे ओल्ड जो था वो लगभग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस में रहा ऑलमोस्ट। प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा यानी प्रोजेक्ट 17A अल्फ़ा फ्राइगेट्स क्या है, जो इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ताकि वो एक गाइडेड मिसाइल बना सकें फ्रिगेट्स का, जो कि करंटली कंस्ट्रक्टेड है 2 कंपनी के द्वारा, एक मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स एंड एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट 17 के अंदर टोटल 7 शिप बनने हैं, टोटल 7 शिप्स बनने हैं। INS नीलगिरी, पहला नीलगिरी, हिमगिरी, INS हिमगिरी, उदयगिरी, द्युनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, ये 7 है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, ओके। तो प्रोजेक्ट 2019 से लेकर 22 23 तक बात करें तो नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी 6th है। फिर ये विंध्यगिरी जो अभी है 5 तो ऑलरेडी बन चुका है। तो इसके बारे में जो फ्रिगेट्स है क्या है, तो एक टाइप ऑफ वॉरशिप है, एक टाइप ऑफ वॉरशिप है। मतलब स्मॉल शिप होता है ये मोस्टली, ओके, जो कि नेवी के द्वारा ओन किया जाता है, जो काफ़ी फास्ट स्पीड में चलता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है फ्रिगेट्स? तो मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट अदर शिप, टू प्रोटेक्ट जो दूसरे शिप हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो मतलब ये 3000 से 5000 टन का ऑलमोस्ट हो सकता है, तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है हमें। मोस्टली वो नाम को याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17A क्या है। 2019 में 7 शिप डेवलप करना था, ये 7 उसमें आने वाले हैं, 6th है, बस इतना रखिए। NDMA ने क्या किया कि भी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना स्टार्ट किया है। सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। एक सेकेंड, काफ़ी गंदा राइटिंग हो गया ना, थोड़ा अच्छा लिखते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो ये उत्तराखंड के टाइम पे अच्छा जो वहाँ का डिजास्टर हुआ था, नेचुरल डिजास्टर जो भी है, फ्लड आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ब्लांच हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ये टेक्नोलॉजी क्या करता है? पीपल को अलर्ट करता है
किसके बारे में? डिजास्टर्स के बारे में। तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर 3 का पार्ट है उसमें इसको आप एग्जाम्पल के साथ कोट कर सकते हैं। इसमें मोबाइल जो भी प्रेजेंट होता है उसके एरिया में वो ऑटोमेटिकली रिंग करना स्टार्ट कर देता है। मान लेते हैं उसमें नेटवर्क, इवन इफ़ द नेटवर्क इन दैट एरिया हैज़ कम टू ए स्टैंड स्टिल, अगर नेटवर्क नहीं भी है तब भी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अलर्ट्स भेजता है, जो अच्छा है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा अलर्ट है कि वो प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी नेशनल डिजास्टर आता है टाइमली वो अलर्ट भेज सकता है। ठीक है, इसका सेलिएंट फीचर की बात करें तो सेलिएंट फीचर की बात करें, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का सेलिएंट फीचर क्या है? तो सेलिएंट फीचर है रियल टाइम एंड लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स। तो आप लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये यूज़ करना है। मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल नंबर, ये डायरेक्ट कॉल आ जाएगा आपको, फ़ोन में रिंग होने लगेगा ऑटोमेटिकली। आप नोट कर सकते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल नंबर्स। SMS कैन रिच 1 मिलियन पीपल इन फ्यू सेकेंड्स, 1 सेकेंड में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को। नो सब्सक्राइबर प्राइवेसी इशू, कोई सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि सेल ब्रॉडकास्ट जो है उसको मोबाइल नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। नेटवर्क जैम है तब भी काम कर रहा है, डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्क इन मल्टीपल लैंग्वेज में काम कर सकता है कोई, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इंक्लूसिव है। कंप्लाइज विथ ऑल इमरजेंसी स्टैंडर्ड, कंप्लाई करता है सारे इमरजेंसी स्टैंडर्ड के लिए। तो ये 2 फैक्ट आप रखिए, मल्टीपल लैंग्वेज के साथ और मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये था इसके बारे में। इसको देखिए लॉन्च किया, डेवलप किया गया था सी डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है फ्लड फॉरकास्ट ऐप, जो फ्लड फोरकास्ट ऐप है, ये लॉन्च किया गया। कौन लॉन्च किया? सेंट्रल, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये क्या है? तो ये क्या करेगा? चांसेस ऑफ फ्लड अ डे इन एडवांस, एक डे एडवांस में 1 डे पहले ही आपको ये अलर्ट दे देता है कि फ्लड आने वाला है। फ्लड क्या है? वाटर का लेवल, ऑल दैट। मैप ऑफ इंडिया है इसमें, जो कलर्ड सर्किल दिखाता है वाटर स्टेशन का अक्रॉस द कंट्री। ग्रीन सर्किल जो है, जो ग्रीन है वो बताता है कि नॉर्मल है। जो ऑरेंज है वो बताता है, ऑरेंज बताता है सीवियर है। जो रेड है, येलो जो है वो भी नॉर्मल, अबव नॉर्मल बताता है। येलो अबव नॉर्मल बताता है। रेड जो है वो बताता है एक्सट्रीम है। ठीक है, तो ये 4 है। ग्रीन नॉर्मल बताता है, येलो अबव नॉर्मल बताता है, ऑरेंज सीवियर बताता है, रेड जो है वो एक्सट्रीम बताता है। ठीक है, सैटेलाइट डेटा एनालाइज करता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जो प्रोवाइड करता है फोरकास्ट को। तो आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा रहा है, जीएस पेपर 3, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। और एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में तो इसमें कुछ फैक्ट नहीं है। ऐसा आ सकता है कि फ्लड फोरकास्ट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन है, हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दे दे, इसमें कुछ हो सकता है, एजेंसीज में भटकाने के लिए हो सकता है हम लोगों को। इसराइल और यूएस ने एक लैंडमार्क मिसाइल डिफेंस डील किया है, उसका नाम है एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एरो 3 क्या है? तो डिज़ाइन टू शूट डाउन बैलिस्टिक मिसाइल्स अबव द अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ एटमोसफेयर के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको शूट करने का इसमें कैपेबिलिटी है। तो हमें याद रखना है एरो 3 का डील किसके बीच हुआ है? इसराइल और यूएस के बीच में हुआ है। इसराइल और यूएस के बीच में एरो 3 का हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमें बैलिस्टिक मिसाइल क्या है उसको समझ लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसके बारे में, रॉकेट पावर्ड होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे कि हमारे कंट्री में सौर्य है, सौर्य भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड होता है।
स्ट्रेटेजिक वेपन है जो पैराबोलिक मीन्स ऐसा ट्रेजेक्ट्री, यानी यहाँ से छोड़ते हैं ऐसे जाता है और अपने टारगेट को शूट करता है, एक पेलोड उसके लॉन्च साइड से डिलीवर करता है वहाँ फिक्स टारगेट पे। बैलिस्टिक मिसाइल जो है कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर म्यूनिशन अपने साथ कैरी कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर बात करें तो इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था आफ्टर कारगिल 1999 में। सौर मिसाइल है जो इंडिया का जो प्राइमरली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन डेवलप करता है, DRDO करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साथ में बहुत सारा फॉर्म है, एस्ट्रा, माइक्रोवेव, LNT, ये सब साथ में होता है। बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया में कौन कौन सा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि K4, आप देखें प्रहार, धनुष, पृथ्वी, त्रिशूल। अग्नि K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी, त्रिशूल, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया का। तो आप याद रखिए। एरो 3 इजराइल और US के बीच में हुआ है, बस ये याद रखना है आपको। लास्ट है टॉपिक जो हमारे पास है वो प्लेटलेट्स के बारे में, कि वो कैसे हेल्पफुल है, रेप्लिकेट करता है बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। साइंटिस्ट ने अभी पाया है कि प्लेटलेट्स जो कि टीनी ब्लड सेल्स है, क्रिटिकल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है, वो एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, रेजुविनेट्स न्यूरॉन्स इन एज्ड माइस इन ए सिमिलर वे टू एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो हमारे न्यू न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, किसमें, हिप्पोकैम्पस में, जो ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग के लिए। ये जो मैकेनिज्म है हैजेंट बीन क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो स्टडी एक्सरकिन्स पे फोकस करता है, जो कंपाउंड रिलीज होता है ब्लड में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें उस ब्रेन को की बात करें तो ब्रेन में जो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, लाइक ब्रेन मेमोरी लॉस कर देता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, तो उसके लिए यानी अल्जाइमर डिजीज़ का जो एक सिम्टम्स है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे वो जो एक्सरकिन्स निकलता है वो ब्रेन को ऑपरेट कराता है। तो ये प्लेटलेट्स को लेके बताया गया कि प्लेटलेट्स एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जो न्यूरॉन्स को इन एज्ड माइस में सिमिलर जैसे एक्सरसाइज करता है, उसी तरह ये भी प्रोटीन सीक्रेट करके उस एक्सरकिन्स को से ऑपरेशन करता है, यानी ऑपरेट करता है ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को। ओके, तो अल्जाइमर डिजीज़ क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है, वही प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, मोस्टली आप देखेंगे एज्ड पीपल के होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में होता है ये। कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, क्या लेना है क्या खाना है ये सब पता भूल जाते हैं, लोगों को याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। कॉमन काउज जो है डिमेंशिया का, लगभग 60 to 80% डिमेंशिया केसेस है। मतलब क्यों हो रहा है इसका कुछ मतलब कम्प्लीटली अभी तक पता नहीं चल रहा है। मोस्टली ओवर एज लोगों को होता है 60, 65, 70 में। जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, और क्रोनिक कंडीशन है अगर किसी को उसकी वजह से भी हो रहा है। डायग्नोसिस जो है बहुत सारा, लाइक MRI स्कैन से इसको पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रेन। बायोमेकर टेस्ट है जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस है, एमोलिट पेटी है, PT है, ये सब है। और कॉग्निटिव और न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट से मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को हम देख सकते हैं। कोई भी नो क्योर अभी अवेलेबल नहीं है कि कोई ऐसा इंजेक्शन है, कोई ऐसा मेडिसिन है जिससे हम इसको ठीक कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में लगभग जो पॉपुलेशन है वो अल्जाइमर से लगभग 7.6 मिलियन के आसपास या मोर देन 7 मिलियन, अभी तो मैंने बताया 60% तो एज्ड पीपल में है, लेकिन हो सकता है कि ये 7.6 मिलियन चले जाए 2030 तक। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जो रेफर करता है बहुत सारे सिम्टम्स को, जो कैरेक्टराइज होता है डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी सिवियर एनफ टू, जो डेली फंक्शनिंग में हमें ज़रूरत होती है ब्रेन का। जो हिपोकैम्पस है, जो पार्ट ऑफ ब्रेन है इंपॉर्टेंट लर्निंग के लिए, वो फंक्शन करना बंद कर देता है। डिमेंशिया 7th लीडिंग कॉज है डेथ का दुनिया में, और मेजर कॉजेज है डिसेबिलिटी का और डिपेंडेंसी का अमंग ओल्डर पीपल, जो ओल्डर पीपल बाद में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए। तो आज का ये 10 टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ये 10 टॉपिक्स तो एवरीडे आएगा, और भी वीडियो जो UPSC से रिलेटेड है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड है, जो प्रीलिम्स 2024 से रिलेटेड है, जो मेंस नेक्स्ट ईयर होने वाला है उससे रिलेटेड है, कुछ ऑप्शनल के वीडियो जो आएंगे वो सब मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।